नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 6 अगस्त साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, एक बार फिर से मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेके सवालिया निशान खड़े हो गए, क्योंकि आज जो पेजेश्कियान साहब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो गहरी होती चली जा रही हैं कि क्या मुस्तफा खामनेई इस समय सुरक्षित हैं, क्या वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं है, या फिर केवल उनके जिंदा होने का र्यूमर बनाया जा रहा। दरअसल हुआ गया कि आज मुस्तफा खामनेई के बारे में जो पेजेश्कियान है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मुस्तफा खामनेई से संपर्क बिल्कुल मुश्किल हो गया है और बहुत ही मुश्किल तरीके से उनका एकाध लेटर हमारे पास आ पाता है। इसके अलावा मुस्तफा खामनेई से ना डायरेक्टली हमारी कोई बातचीत हो रही है, ना ही हमने उनको कई दिनों से देखा है और ना ही हमने उनकी आवाज़ सुनी है। अब ये चीज़ जब पेजेश्कियान साहब ने बोली तो इसी के बाद जो सोशल मीडिया था उस पर लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या मुस्तफा खामनेई जिंदा है, क्या मुस्तफा खामनेई सेफ हैं, या फिर केवल उनको जिंदा रखने का एक ढोंग रचाया जा रहा। वेल, अब इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं दो लाइन में आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कि अगर पेजेश्कियान ने यह बात बोली है कि मुस्तफा खामनेई से बातचीत और जो मुलाकात है, जो उनकी वीडियोज़ हैं, वो बिल्कुल नामुमकिन सी हो गई, तो उसका मतलब आप केवल ये ना समझिए कि ऐसा सच में हो सकता है कि पेजेश्कियान ने लोगों को गुमराह करने के लिए बात बोली हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि CIA और मोसाद लगातार मुस्तफा खामनेई के पीछे पड़े हुए हैं। मुस्तफा खामनेई जो इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनको खोजना, उनको खोज के कत्ल करना, यह इस समय CIA और मोसाद के प्राइमरी टास्क में से एक टास्क है। अब ऐसे हाल में अगर पेजेश्कियान साहब ये बात बोल देंगे कि भाई हम ही संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो CIA और मोसाद है वो कंफ्यूज हो जाएगी, और कंफ्यूज होने के बाद CIA और मोसाद थोड़ा सा परेशान हो जाएगी, थोड़ा सा इधर उधर हाथ पांव मारेगी, फोन वगैरह को कम हैक करेगी, और ऐसे हाल में मुस्तफा खामनेई की सेहत काफी हद तक सुधर सकती है। ये तो एक पहलू है। या फिर दूसरा पहलू वही हो सकता है जो लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ भारत में बैठ के इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि जो मेरा इनपुट है उस इनपुट के हिसाब से मुस्तफा खामनेई बिल्कुल सेफ है। कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, तेहरान में है या फिर नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ईरान में है या फिर ईरान में नहीं है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तक जिस हिसाब से एनवायरनमेंट बनाया गया है, जिस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू समेत डोनाल्ड ट्रंप समेत अलग अलग लोग बार बार ये बात बोल चुके हैं कि मुस्तफा खामनेई अभी तक सेफ है, सुरक्षित है और CIA मोसाद के अगले टारगेट हैं, शायद ये कहना गलत होगा कि मुस्तफा खामनेई इस दुनिया में नहीं है। खैर, इसी पॉडकास्ट के दौरान जो पेजेश्कियान है, इन्होंने एक बात और बोली। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाते हुए कहा कि हमको ये लोग सीरिया समझते थे। दरअसल सीरिया में क्या हुआ कि इजराइल लगातार हमला कर रहा था, और सीरिया में उसी टाइम पे जब अल-जुलानी आता है तो 48 घंटे के अंदर सीरिया का तख्ता पलट हो जाता है और सीरिया के अंदर अल-जुलानी की शासन सत्ता कायम हो जाती है। और उससे पहले जो वहाँ पे शिया वाले लोग बैठे थे उनको छोड़ के भागना पड़ता है। बसद अल असद की सरकार गिरती है, उसके बाद अल-जुलानी की सरकार आती है, और इसी चीज को तंज कसते हुए आज पेजेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि ये लोग हमको सीरिया समझते हैं कि 48 घंटे के अंदर यहाँ रेजिम चेंज हो जाएगी। साथ ही पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि हमारी रेजिम चेंज करते करते इनकी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। यानी एक बहुत बड़ी धमकी कहा जाए या फिर एक बहुत बड़ा मैसेज कहा जाए, ये पेजेश्कियान द्वारा दिया गया। और इसी के अलावा दोस्तों, ईरान ने साफ तौर पर यह बात डिक्लेयर कर दी है कि स्टेट ऑफ हार्मोज तभी खुलेगा जब ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल दे, अमेरिका ये बात एक्सेप्ट कर ले कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो केवल और केवल ईरान का है। इसके अलावा ओमान के साथ ईरान की डील हो चुकी है, आखिरी फेज में बातचीत चल रही है। ओमान ने आश्वासन दिया है कि कोई भी जहाज अगर स्टेट ऑफ हार्मोज पार करता है हमारे साइड से, तो इसके बारे में जानकारी हम पहले ईरान को देंगे। ईरान अगर परमिशन देता है तब उस जहाज को हम पार होने देंगे, अदरवाइज उस जहाज को हम पार नहीं होने देंगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान हमारे साथ डील नहीं करता है तो हम उसके ऊपर सीरियस हमला करेंगे और इस बार बहुत ज्यादा कैजुअल्टी होगी। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बात बोली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं केवल ईरान के ऊपर इस वजह से हमला नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैं हमला करूंगा तो कई सारे मासूम लोग मरेंगे। Republic of Iran, we're knocking the hell out of it. Knocking the hell out of it. I'd rather make a deal. Because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack
of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी कि भाई साहब मैं इस वजह से हमला नहीं करना चाहता, चूंकि मैं हमला करूंगा तो कई सारे मासूम लोग मरेंगे। लेकिन 9 मार्च की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इस तस्वीर में आप साफ तौर पे भी देखेंगे कि इन्होंने कितने सिविलियन इलाकों पे हमला किया था और कितने मासूमों को मारा था। यानी जो ये इस समय ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब अगर मैं हमला करूंगा तो मासूम मारे जाएंगे और मासूम लोगों को मैं बचाना चाहता हूं, तो एक काम करें, उनका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमला किया गया था और किस हिसाब से नुकसान पहुंचा था तेहरान को। और खासकर ये जो इलाके आपने देखे हैं ये सिविल इलाके। सिविल इलाके का मतलब ये है कि यहाँ पे सिविलियन रहा करते थे। ये कोई आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये कोई मिलिट्री साइट नहीं थी, ये कोई IRGC की बिल्डिंग नहीं थी, ये सिविलियन अपार्टमेंट थे। जैसे हमारे शहरों में फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, सेम उसी तरीके का ये सिविलियन अपार्टमेंट था और इसके ऊपर हमला किया गया। अब यहीं से आप एक चीज समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया और मासूमों को ही टारगेट किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब मैं मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, दैट्स व्हाई मैं हमला नहीं कर रहा। लेकिन अब इसके पीछे असली सच्चाई क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। CNN की ये रिपोर्ट है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। CNN ने ही साफ तौर पे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के 80% से ज्यादा इंटरसेप्टर, यानी वो मिसाइलें जो मिसाइलें लगाई जाती थी ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, उनका 80% जो हिस्सा था उसको ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है। और ईरान के खिलाफ इस छोटी सी झड़प में ही अमेरिका अपने 80% हथियार, गोला बारूद और एम्यूनिशन को खो चुका है। ये अमेरिका की ही न्यूज एजेंसी है जिसका नाम CNN है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि CNN ने ही इस बात को बोल दिया है। अब जैसे ये बात CNN ने बोली है, चाहे पीटर हेग्सेथ हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, ये दोनों लोग ही भड़क गए। इनकी पूरी टीम CNN के खिलाफ लग गई। CNN के बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब CNN तो विरोधियों की भाषा बोल रहा है, हमारे दुश्मनों की भाषा बोल रहा है। मतलब कोई आदमी सही चीज बता दे, कोई न्यूज एजेंसी सही चीज बता दे तो वो दुश्मन का एजेंट हो गया। अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, हमारी स्टॉक बिल्कुल फुल है और बस हम केवल मासूमों को नहीं मारना चाहते, इस वजह से हम हमला नहीं कर रहे। अब ये मासूमों को कितना मारते हैं, क्या मारते हैं, ये तो मिनाब वाली घटना के बाद आपने देख ही लिया होगा। बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई दी। अब इन्हीं का एक पागल दोस्त है इजराइल। अभी स्क्रीन पे आप एक वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि प्रखर भाई क्या दिखा रहे हो, तो प्रखर भाई इस चीज़ के बारे में आपको सही सही बता दें अगर, तो ये फिलिस्तीन में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट की कहानी ये है कि फिलिस्तीन के अंदर जो बच्चे मारे गए हैं, उन बच्चों की जो माँ है, अगर वो जिंदा है, अगर उनकी वालिदा जिंदा है, तो अपने बच्चों का एक मोजा यानी एक सॉक्स लाके वहाँ पे टांग दे रही इस निशानी के तौर पे कि हाँ, गाजा और फिलिस्तीन की जंग में, यानी गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने जो जंग लाजिम की थी उसमें हमारा भी बच्चा शहीद हुआ है। ये उन बच्चों के मोजे हैं जिन बच्चों को इजराइल ने कत्ल किया है और अमेरिकन हथियारों से ही किया है। और इसके अलावा दोस्तों, गाजा हो गया, लेबनान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, वहाँ पे इजराइल का जुल्म सितम नहीं बंद है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, ये GIA फॉर्म में है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेबनान के अंदर एक प्रेयर हॉल पे इजराइल ने हमला किया और इस हमले में इसको तबाह कर दिया। ये एक प्रेयर हॉल था, इसका मतलब बड़ा साफ है कि एक मस्जिद जैसा था। इसके अलावा एक गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी में आग लगा दी और खबर ये निकल के सामने आई कि आग लगाने की वजह से 2 बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई। वीडियो देखें। From the opposite side of the wind. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमला किया गया है, किस हिसाब से गाड़ियों में आग लगाई गई है और किस हिसाब से वहां पे मासूमों को कत्ल किया जा रहा। अब रही बात दोस्तों लेबनान की, तो लेबनान के साथ ऑफिशियली तौर पे ये बार बार
चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, ये लोग बार बार ऐलान कर रहे हैं कि भाई जो लेबनान है उसके साथ सीज फायर हो चुका है और अब लेबनान में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहानी यह है कि लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले इजराइल के जारी हैं। आज भी कई जगहों पे लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और मैं चाहूंगा कि सारे हमलों का वीडियो एक बार में देख लिया। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के ऊपर हमले पे हमले इजराइल कर रहा है और इसके बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब सोचिए लेबनान के ऊपर इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो पूरी दुनिया भले ही खामोश हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह तो खामोश बैठेगा नहीं। अब हिजबुल्लाह चूंकि खामोश नहीं बैठेगा, इस वजह से हिजबुल्लाह ने आज एक बार फिर से एम्बुश लगाया है और खबर यह निकल के सामने आई है कि एम्बुश में इजराइल के 2 सैनिक बुरी तरीके से घायल होकर ऊपर का रास्ता पकड़ चुके हैं। एक सैनिक की तस्वीर निकल के सामने आ गई है। 34 साल का ये लड़का है, इसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये गया था लेबनान के अंदर। चूंकि अब कई सारे यहाँ पे जो चरम चट्टू लोग हैं वो कमेंट कर देते हैं मेरे वीडियो पे, एक बात बताओ प्रखर भाई, तुम तो बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन यहाँ देख लो इजरायली सैनिकों को भी लेबनान ने मारा है, मतलब हिजबुल्लाह ने मारा है। अब हे चूतियों, एक बात बताओ, इनको मारा लेबनान में, ये लेबनान में गए क्या करने थे? लेबनान में गए क्यों थे? बड़ा सवाल तो ये है। अब पाकिस्तान का कोई सैनिक भारत में मारा जाए तो पहला सवाल तो यही है कि भाई वो आया क्यों था, क्यों आया था? तो ये 2 सैनिक पहुंचे थे। पहुंचने के बाद एम्बुश में फंसते हैं। एक घर था, उसके अंदर पहले से बम लगाया गया था। जो आईडीएफ है उसको कहीं से घुमा के ये मैसेज भेज दिया गया कि भाई साहब यहाँ पे हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पहुंचो। जैसे ये लोग पहुंचते हैं अचानक से वो बम फटता है। 2-3 सैनिक घायल होते हैं, उनमें से 2 ऊपर का रास्ता पकड़ चुके हैं और ये ऑफिशियल डाटा है और हम सभी जानते हैं। अगर थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएं तो हम सभी जानते हैं कि केवल 2 या 3 सैनिक तो ऑपरेशन करने जाएंगे नहीं भाई, जाएंगे तो 10, 15, 20 की टुकड़ी होगी। तो 2 की बात तो निकल के सामने आ रही है। बाकी असल में कितने गए हैं इसके बारे में 1-2 दिन में मैं आपको डिटेल बता दूंगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों IRGC ने गल्फ कंट्रीज को एक बार फिर से तगड़ी वार्निंग दी है। गल्फ कंट्रीज से साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारे किसी भी साइट पे अब हमला किया जाता है अमेरिका या इजराइल द्वारा, तो एक बात याद रखना, हम तुम्हारे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ेंगे। यानी जो तुम्हारी कीमती चीजें हैं, चाहे वो तुम्हारे गैस प्लांट हो, चाहे तुम्हारे पावर प्लांट हो, चाहे तुम्हारे हथियारों का जखीरा हो, या फिर तुमने कुछ और बनाया, चाहे तुमने न्यूक्लियर प्लांट बनाया हो, वी आर गोइंग टू हिट एवरी सिंगल थिंग। ये बात साफ तौर पे बता दी गई है कि अगर तुम हमारे ठिकानों पे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देते हो तो तुम्हें हम ठोकेंगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों एक और अपडेट निकल के सामने आ रही कि अब्बास अराची एक बार फिर से पाकिस्तान के दौरे पे जाने वाले हैं, वो भी इसी जुमे के दिन। और इसी वजह से कई सारे एक्सपर्ट ये बात बोल भी रहे हैं कि अगर जुमे के दिन कोई डील हो गई तो हो गई, इसके अलावा कोई और डील नहीं होने वाली। बहरहाल पाकिस्तान ने उनको इन्विटेशन भेजा है और अभी तक ईरानी मीडिया का यह कहना है कि किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन फिर वही सवाल निकल के सामने आता है कि भाई साहब, अगर बातचीत नहीं चल रही तो फिर अब्बास अराची पाकिस्तान के बुलावे पे क्यों गए? चूंकि बात बहुत सिंपल है कि आज के दिन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं सऊदी अरब और कल फ्राइडे यानी जुमा है, कल अब्बास अराची आएंगे पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान जब दोनों तरफ गोल गोल खेल ही रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ईरान को पढ़ना चाहिए या फिर ईरान को पाकिस्तान जैसा दोगला मीडिएटर बनाना चाहिए। बहरहाल कहीं ना कहीं ईरान के डिप्लोमेटों की भी गलती है। भाई, गलती ना होती तो बार बार बातचीत के नाम पे इतना बड़ा धोखा कैसे होता? एक बार बातचीत होती, अगर धोखा होता तो दोबारा बातचीत करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन इनको बातचीत करने की न जाने कौन सी सुलेमानी कीड़ी काटती है। तो जब कीड़ी काटती है तो फिर दिक्कतें होती हैं। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके प्यार दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद। ऊपर वाला हिफाजत करें।